दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके YouTube चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये आशा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, लेकिन इसमें 13 लिख रहा है। इससे पहले वाला बुक था, इसमें वॉल्यूम फर्स्ट था, उसे जोड़ करके ये 13 लिख रहा है। ठीक है, ये पब्लिकेशन ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ये तीसरा वीडियो है दोस्तों। इसके झांसर का प्रैक्टिस सेट है, 1 से लेकर 2 दूसरे तक आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है, बैलेटा किसकी राजधानी है? बैलेटा किसकी राजधानी, यह प्रश्न पूछा गया है। बैलेटा है जो माल्टा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। माल्टा की राजधानी क्या है? बैलेटा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें मिक्स प्रश्न है, रीजनिंग, मैथ, जीके सब मिक्स है, तो हम लोग ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे जीके को। पहला और प्रश्न दिया गया है, इसमें है कि शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? देखिए, शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में और कैसे होता है? तो पर्वतपाद प्रदेश में, जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो शुष्क डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश में, तो ये तो बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश में होता सही है। यांडवों की संधि असम में हुई थी, तो ये भी सही है दोस्तों। यांडवों की सही संधि जो हुई थी असम में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश का राज्य बना था, तो ये भी सही है। बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश के राज्य बनना बिलासपुर रियासत के तहत। और ऑप्शन नंबर डी में है, वर्ष 1966 में गुजरात का राज्य बनना, तो ये गलत है दोस्तों। वर्ष 1960 में गुजरात को राज्य बना था, ना कि 66 में। 66 में गुजरात एक राज्य के रूप में नहीं हुआ था। कब? 60 में। 66 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, तो 60 में गुजरात एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सुल्तान जोहरो कप विश्व 23 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो सुल्तान जोहरो कप में विश्व 23 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व 23 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, यदि रीजनिंग है, हम लोग केवल जीके देखेंगे। 2 नंबर में जीके इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जमींदारी प्रणाली के संदर्भ में सही नहीं है? तो भारत में जमींदारी प्रणाली के संदर्भ में कौन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि हम ये देखें तो इसमें कौन आंसर होगा दोस्तों? तो जमींदारी प्रणाली है जो भारत में जमींदारी प्रणाली भारत में जमींदारी प्रणाली है दोस्तों, उसमें क्या है? तो हमसे पूछा है कि कौन सा प्रश्न सही है भारत में जमींदारी प्रणाली के लेकर। हम ये देखें तो इसमें कौन सा कथन गलत है, हमसे पूछा है। प्रश्न क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है सॉरी जमींदारी प्रणाली में? तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रस्तावित किया था। तो जमींदारी प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1700 कब? तो 1793 में प्रस्तावित किया था। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गलत कौन है। ठीक है, इसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों में प्रस्तावित किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, किसानों को यह व्यवस्था दमनकारी और शोक लगी, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, इस प्रणाली के तहत सरकार द्वारा सीधे किसानों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी, ये गलत है दोस्तों। जमींदारी प्रणाली के संदर्भ में जमींदार किसानों से वसूली किया करता था, न कि सीधे सरकार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है, इसमें 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, इसकी स्थापना में हुई थी। तो अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि इसे देखें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहाँ हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी, और सावरकर को 1910 में सेलुलर जेल में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों, कैद कर दिया गया था। और उनकी पुस्तक क्या है दामोदर सावरकर को? तो उनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन ऑफ फॉर
वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एसएस अल्स ऑफ हिंदुत्व, ये भी उनकी 2 पुस्तकें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पहला बुक जो मैंने बताया द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये सबसे प्रसिद्ध बुक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है 8वीं पंचवर्षीय योजना के वित्त पोषण का? तो इसका सबसे बड़ा स्रोत है कि घाटे की व्यवस्था, या क्या होगा, तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था इसका सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 5 नवंबर को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न में, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है कब, तो पृथ्वी की अवधि समान होती है कब होती है? तो भूमध्य रेखा पर, जब सूरज भूमध्य रेखा पर रहती है तो पृथ्वी पर दिन और रात समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश है जो आपको किस संघ का है? जेलीफिश आपको संघ निडेरिया का परिवार है, संघ निडेरिया का है। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आगे क्यों चलते हैं। इसमें किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का जो मापन होता है वो किसका मापन कहलाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन ये जो है आपको जड़त्व का मापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसी वस्तु के द्रव्यमान के मापन को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जड़ता अपने वेग में कोई बदलाव के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का प्रतिरोध है। इसमें वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन शामिल होती है। जड़त्व एक निष्क्रिय गुण है दोस्तों, और किसी निकाय को बल और बल के जैसे सक्रिय एजेंटों का विरोध करता है अथवा विरोध करने की क्षमता या कुछ भी करने में सक्षम नहीं बनाता है, तो जड़त्व कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो जड़त्व का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो द्वारकाधीश मंदिर है गुजरात का, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुजरात का प्रसिद्ध गोमती नदी है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है दोस्तों, और मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, और दक्षिणी प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? स्वर्ग द्वार कहा जाता है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण 25 साल से अधिक पहले भगवान कृष्ण के महान पुत्र ब्रजनाथ द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यदि हम ये देखें तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र हम यदि देखें तो इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 इंटू 7H2 होता है। FeSO4 इंटू 7H2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है फेरस सल्फेट का। और यह पीले भूरे या हरे रंग का क्रिस्टल ठोस होता है दोस्तों, या हेप्टाहाइड्रेट नामक होता है। और FeSO4 और 4H2O को टेट्राहाइड्रल नमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेट्राहाइड्रल नमक कहते हैं। ठीक है, और पेंटाहाइड्रेट नमक FeSO4 5H2O कहते हैं। और हमारा आंसर था फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, नेक्स्ट इस मैथ है, उसके बाद यहाँ 28 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? कह रहा है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। केवल 2 सही है, बाकी 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 28 का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि इसी में देखें क्या दिया गया है, केवल 2 सही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 59 में उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर बनेगी। ठीक है, तो कथन 2 सही है। 59 में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 29 में भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो प्रश्न पूछा है। कौन सा कथन सही है? तो एक में कह रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं तो आ जाएगा पूरा। तो इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्तियों के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्ण प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया था।
तो ये भी सही है दोस्तों। यदि हम ये देखें 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 3 में क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्रों को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, तो ये गलत है, 3 गलत है। हमसे पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 3 में जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना नहीं, 6ठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजना को अभिन्न अंग में के रूप में शामिल किया गया था, जबकि इसमें कह रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है और 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें तो मैथ है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। इसमें 31 नंबर प्रश्न में 4 युग्म दिए गए हैं, बेजोड़ का चयन कीजिए। यदि हम चारों युग्म को देखें तो 31 में दिया गया है कि भूमध्य रेखा क्या है, गर्म, जिस प्रकार भूमध्य रेखा है वो गर्म है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ध्रुव ठंडा होता है, नदी गर्म, ये अलग चीज है, और ऋतु ठंडा, ऐसे भी ये रीजनिंग है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया गया है कि चलिए इसे देख लेते हैं, ये भी रीजनिंग है। बिजली के तार आमतौर पर तांबे से बने होते हैं और तांबा एक सुचालक है, तो ये क्या बताइएगा, बिजली के तार तांबे के बने होते हैं, तो इसमें है कि ये सही बात है कि बिजली के तार आमतौर पर तांबे के बने होते हैं, एक सही है, और तांबा एक सुचालक है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न में संघ निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। कौन सा राज्य जहाँ जनजातीय समुदाय है ही नहीं, देखिए आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, इसमें से वह कौन सा राज्य है जहाँ है ही नहीं जनजातीय समूह, तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में तथा चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी क्षेत्र में जनजातीय समूह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, मैच करना है तो हम लोग स्थानीय निकाय और स्थिति के अनुसार राज्य में 1999 की स्थिति के अनुसार दिया गया है, तो हम देखते हैं, एक ही फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया गया है उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, तो उप प्रभाग स्तर पर क्या है, जिला परिषद है, ठीक है। तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद ये कहाँ का स्थित है, तो ये आपको है असम में, उप प्रभाग पर जिला स्तर असम में यह व्यवस्था की गई है। मंडल प्रजा परिषद कहाँ व्यवस्था की गई है, तो आंध्र प्रदेश में व्यवस्था की गई है मंडल प्रजा परिषद। जनजातीय परिषद आपको मेघालय में व्यवस्था की गई है, और ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम में है, ग्राम पंचायतों का अभाव। तो इस प्रकार हम यदि मिलाएं तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे क्यों चलते हैं, इसमें दिया गया मैथ है और हम लोग देखते हैं, तो जहाँ जीके होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है। टेफ्लॉन किसका एक बहुलक है दोस्तों, तो टेफ्लॉन है जो आपको टेट्राहाइड्रल, किसका है, टेट्राहाइड्रल का, पॉली टेट्राहाइड्रल, ऑप्शन नंबर टेट्रा क्लोरोराइथिलीन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है, 43 के निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है, तो इसमें से कौन सा सर्प है जो विष रहित है, ठीक है। 43 में यदि इसका आंसर देखें दोस्तों, तो 43 में जो है आपको अजगर है जो विष रहित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और इसकी लंबाई 6 मीटर लंबा होता है और भारी भरकम तथा विष रहित सांप होती है। यह भेड़, बकरी, गाय, हिरन को समूचा निकल जाता है। इसमें पश्चपादों में अवशेष पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा के सेवा निवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें है कि उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही, उनका पुनः मनोनयन हो सकता है, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। तो पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी बी सही आंसर है। वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, गलत है, उनका कितनी बार भी, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कार्य भारत संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कितने हैं, 245 अधिकतम संख्या, और 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। उनको 2 बार पुनः मनोनयन हो सकता है। कितने, तो राज्यसभा में जो सेवानिवृत्त होते हैं, यदि वो 1 बार चुने हुए दूसरी बार फिर से वो चुना जा सकता है, परंतु 3 बार नहीं, उससे अधिक बार नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, और यदि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यदि हम देखें तो 6 साल का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और प्रत्येक 2 साल पर
1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न क्या है, इसमें दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? दिल्ली के वो कौन सा सुल्तान था जिसने नियामत ए खुदाई कहा है? तो नियामत ए खुदाई कहने वाले सुल्तान थे बलबन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बलबन को नियामत ए खुदाई कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई माना जाता है। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना वर्ष में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना वर्ष थी वो कब की गई थी, ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों। यदि हमें देखें संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना वर्ष था वो वर्ष कब, तो वर्ष 1953 में, वर्ष 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। ठीक है, कब, तो वर्ष 1953 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यदि हम देखें तो संगीत नाटक अकादमी का यदि हम देखें तो कितना 28 जनवरी 1953 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया है कि मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान है जो आपको किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान जो है अंतरिक्ष में रडार मैपिंग मिशन के तहत ग्रह का 1879 में भेजा गया था। तो मैगलन किस ग्रह से है? शुक्र ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है मैगलन शुक्र ग्रह से संबंधित है। आगे है 59वां प्रश्न में, सफेद फास्फोरस इसमें जमा होता है। सफेद फास्फोरस है जो किस में जमा होता है? तो यदि हम ये देखें तो सफेद फास्फोरस है जो किस में जमा कर दिया जाता है? सफेद फास्फोरस, तो सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। हम याद करने का क्या है, किरोसिन में रखना, किरोसिन में सो यानी सल्फेट को। तो सफेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? पानी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सफेद फास्फोरस पानी में जमा होता है। सफेद फास्फोरस पानी में अघुलनशील होती है, इसलिए ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसे पानी में नहीं, पानी के नीचे रखा जाता है। सफेद फास्फोरस को ऑक्सीकरण से बचने के लिए पानी के नीचे रखा जाता है। इसके अलावा सफेद फास्फोरस अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ज्वलनशील है और हवा में स्वाभाविक रूप से प्रज्वलित होते हैं जब तक कि इसे पानी से नीचे संग्रहित नहीं किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे की ओर है, इसमें दिया गया है 4 शब्द हैं, इसमें नहीं, हम लोग इसे देखेंगे। उपरोक्त विकल्प द्वारा स्थानों को पूर्ति करें। यदि हम पूर्ति करने के लिए देखें तो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। तो हमने याद क्या किया दोस्तों, अनील, याद रखिए अनील, नील क्या हो गया? अनिल। तो ये क्या है? नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है अनिल। ठीक है, अनिल है जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है। तो अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला और ली से लिटमस। तो इसमें क्या होगा? अम्ल होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अम्ल होगा। उसके बाद क्षार है जो लिटमस को नीले रंग में बदलता है। तो क्षार, यहाँ पर क्षार होगा। और क्षार है जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 55 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं 56 में, तो मैथ है। नेक्स्ट पे चलते हैं 56 के बाद हम लोग 57 में भी 57 में एक क्या दिया गया है, तो वो ये है फिजिक्स है। यदि थीटा प्रक्षेपण कोण है और यू प्रक्षेप्य के लिए प्रक्षेपण का वेग है तो इसकी क्षैतिज सीमा इसके द्वारा दी जाती है। तो इसकी क्षैतिज सीमा किसके द्वारा दी जाती है? इसकी क्षैतिज सीमा आपको किसके द्वारा दी जाती है? इसकी क्षैतिज सीमा है जो r बराबर u 2 sin 2 थीटा बटे g के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो क्या ये सही है? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो बिल्कुल सही है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये बिल्कुल सही है, ये हम राइट है दोस्तों। ठीक है, आगे के देखते हैं। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। दोनों का सामूहिक उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय, ये भी सही है। यदि हम इसे देखें दोस्तों तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन प्रकाश स्तंभ भारत को तमिलनाडु राज्य से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन? पंबन करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है आपको, इसमें दिया गया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरों से पता
चलता है कि ये शानदार और सुनियोजित थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के चलता है कि ये शानदार और सुनियोजित थे। नेक्स्ट में दिया हुआ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरों से पता चलता है कि ये शानदार और सुनियोजित थे। कौन शानदार और सुनियोजित थे? हड़प्पा के खंडरों से पता चलता है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी शहर। व्यापारिक शहर शानदार और सुनियोजित थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र किस आकाशीय पिंड को कहते हैं? तो वो आकाशीय पिंड कौन सा है जिसको पृथ्वी पुत्र कहते हैं? तो आकाशीय पिंड है मंगल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मंगल को आकाशीय पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारत में महानगर योजना समिति, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। तो भारत में महानगर समिति है जो इनके प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। क्या ये सही है? तो यदि हम इसको देखें, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये यदि हम इसमें देखें दोस्तों कि महानगर समिति है तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित की जाती है, यह सही है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार किया जाता है, तो ये भी सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजना लागू की जाती है, तो ये गलत है। विकास योजना लागू की जाती है, तो एक और दो सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 और 2 केवल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए एफ बराबर क्या होता है? आर बाई ठीक है। तो एफ क्या है? एफ क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और आर क्या है? आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो एफ बाई क्या होगा? देखिए फोकस दूरी लेंस या दर्पण केंद्र के फोकस दूरी जहाँ समानांतर किरणें होती हैं वहाँ मिलती है, दिखाई देती है, उसे कहते हैं। लेंस या दर्पण के बीच की दूरी को स्थानीय प्रकाश अक्ष के लिए कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें से एफ निकालना है हमको। तो आर दिया हुआ है 6/2 त्रिज्या दिया हुआ है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करने के बाद तो इसका आंसर आएगा ए, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, r/2 हो जाएगा। हमसे पूछा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दिया हुआ है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो फोकस दूरी बराबर क्या होगा? तो एफ बराबर होता है दोस्तों r/2, बराबर होता है r/2। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर है जो गहरे समुद्र का, वो कौन से गैस का? तो हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण का क्या करते हैं? तो गोताखोर है जो सांस लेते हैं हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये इसमें दिया गया है कुछ कथन है, ये तो रीजनिंग है। हम लोग 72 में चलते हैं। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यदि हम ये देखें CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3% होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफीवादी सर्वाधिक रूढ़िवादी था? वो कौन सूफी संत जो थे सबसे अधिक रूढ़िवादी था, यानी तार्किक था? यदि हम ये देखें तो इसमें कौन सूफी साम्यवादी था? तो नक्शबंदी था। नक्शबंदी है जो सबसे ज्यादा रूढ़िवादी था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है। और इसका विकास तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। नक्शबंदी सिलसिला का अकबर काल के अंतिम वर्षों में काबुल से दिल्ली में अपने प्रमुख नेता ख्वाजा बाकी बिल्ला के आगमन के साथ ही नक्शबंदी सिलसिला ने गति प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दीव स्थित है, यानी दमन और दीव कहाँ स्थित है? तो दीव है खंभात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। खंभात की खाड़ी में दमन और दीव स्थित है और इसके मुहाने में 190 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन तेजी से 24 किलोमीटर तक संकरी हो जाती है। यह खाड़ी साबरमती, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियां का वहां पर क्या होता है? गिरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं, इससे भी आगे चलते हैं दोस्तों। ये रीजनिंग है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। रीजनिंग के बाद देखते हैं इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मुकदमे और कार्यवाही से अनुच्छेद 300 संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 78 में दिया गया है तय करें अपेक्षित में कौन सा? तो एक ग्राहक अपने दरवाजे पर बैंकिंग सेवा का लाभ उठा सकता है। ठीक है। तो इसका कथन क्या है कि यह बैंक के लिए समस्या पैदा हो करेगा, ग्राहक सेवा से बहुत खुश होंगे। तो इससे क्या इसका आंसर होगा? तो केवल अपेक्षा 2 होगा, ग्राहक इससे बहुत खुश होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 79 में क्या है? त्रिभुज है। आगे को चलते हैं। 80 में बम्बई में नाविक
विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बंबई में जो नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946 में हुई थी। नाविक विद्रोह 18 फरवरी 1946 में नाविक विद्रोह हुई थी बंबई में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। और NS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। NS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों ने, इसमें 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए और इन्होंने भी बराबरी की मांग की और 25 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह में सरदार पटेल के हाथों में चला गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों। यदि इसमें देखें 82 में पौधों में सरदार वल्लभ पटेल ने उसे क्या दबा दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है। पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसकी वजह से पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाती है, वो कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से जो पौधे होती हैं सूर्य के प्रकाश की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यदि हम ये प्रश्न को देखें तो इसमें है क्योंकि 82 में है क्यों झुक जाती है, तो उसमें ऑक्सीन के कारण, ऑक्सीन नामक हार्मोन के कारण पौधे सूर्य की ओर झुक जाती है। कौन? ऑक्सीन। ऑक्सीन पौधों का हार्मोन है जो उनके तनों के शीर्ष भागों में उत्पन्न होता है तथा यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को प्रदोरित करता है। ठीक है। यह हार्मोन तने के अंधेरे भाग डार्क साइड की ओर बढ़ जाता है जिससे वहां की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ने से तने का अगला भाग स्वतः ही प्रकाश की ओर झुकने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑक्सीन के कारण। ऑक्सीन। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर परिसर में जो पहला मंदिर था वो बनाने वाला कौन है? अशोक, राजा अशोक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। राजा अशोक ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और बोध गया एक धार्मिक स्थल है दोस्तों जो बिहार स्थित के गया जिले में स्थित है और निरंजन नदी के किनारे स्थित है बोध गया। ठीक है। और पहले इसका नाम, इस स्थान को पहले पूरे बेला के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें तो रीजनिंग है, हम लोग और आगे चलते हैं। और आगे यदि प्रश्न को देखें, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, मैनेज कीजिएगा इसको। 86 में है भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। तो चुनाव आयोग को कौन सा अनुच्छेद के तहत शक्ति प्रदान होता है? तो यह अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें अनुच्छेद 41 और 42, 341 और 42, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है अनुच्छेद 41 और 42। और अनुच्छेद 314 देखें तो इसमें केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाओं से संबंधित है 314। ठीक है दोस्तों। तो इस सारा बता दी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 87 में कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो कुछ ही फर्मों को बाजार संरचना को क्या कहते हैं? इसे अल्पाधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है एक कथन दिया हुआ है बहुत बड़ा, इसमें से कौन सही है? विशेषाधिकार में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो कौन सा विशेषाधिकार राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वो कौन सा आयोग था? नव संगठन से संबंधित है तो उस आयोग का नाम है पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन जिसे पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पील आयोग। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, इस पे यदि एक पेंडुलम इसके उच्चतम बिंदु से छोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? जब वो उच्चतम बिंदु से छोड़ा जाएगा तब क्या होगा कि कुल यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें क्या है, अब उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर 105 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है, तो साक्षरता में वृद्धि दर 2001 से 11 तक कौन सा होगा? यदि हम ये देखें तो भारत में साक्षरता में वृद्धि दर 2001 से 11 तक जो है वो तो क्या आंसर होगा दोस्तों? कितना परसेंट साक्षरता दर में वृद्धि हुई है? तो कितने परसेंट साक्षरता दर में वृद्धि हुई है?
तो भारत में 2002 से लेकर 5 तक के 8.6%, 8.6% साक्षरता दर में 8.16%, तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 8.2% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें 107 में दिया गया है कि इनमें से मालदोवा की राजधानी क्या है। मालदोवा की राजधानी देखें तो चिसिनाउ मालदोवा की राजधानी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें नेक्स्ट में जीके क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कौन सा कोशिका अंग है। तो ये वो उस कोशिका अंग को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया आगे क्या है। नेक्स्ट में हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप विश्व तेईस कहाँ हुई थी। तो नौसैनिक सेलिंग चैंपियनशिप विश्व तेईस हाल ही में कहाँ हुआ था दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो हाल ही में ये मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कहाँ हुई थी, मुंबई में। यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो यादव शासकों की राजधानी देवगिरी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देवगिरी 1850 से लेकर 1334 के दौरान सेबुना या यादव एक भारतीय राजवंश थे और जिसे अपने चरम पर तुंगभद्रा के से नर्मदा नदी तक फैलने एक राज्य का शासक किया था। ठीक है, तो इसका राजधानी कहाँ था, देवगिरी इसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर, और देवगिरी कहाँ है, तो आधुनिक महाराष्ट्र के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 120 की ओर। 120 के हम यदि देखें तो 120 में क्या है, इसमें दिया गया है दोस्तों 120 में कि कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो 6C12 से हमें निष्कर्ष निकलता है कि जितना न्यूट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। 6 न्यूट्रॉन तो 6 प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है, तो वो कौन सा देश है, तो देश का नाम है श्रीलंका ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आगे क्यों चलते हैं, इसमें यदि हम देखें निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प, ये तो फिर रीजनिंग है दोस्तों। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, शिशुलिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। तो शिशुलिंग है किसके गुणसूत्र के योगदान पर निर्भर करता है, तो शिशुलिंग है जो आपको किसके, तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें है भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत के स्थल की सीमा की लंबाई क्या है, 15,200 है। तो कौन सा हमसे असत्य पूछा है, ये देखिए, तो ये बिल्कुल सही है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है, 100% सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, ये भी सही है, 6100 किलोमीटर है। और समुद्री सीमा, मुख्य भूमि का समुद्री सीमा, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। तो ये भी सही है दोस्तों। इसकी जो देशांतरीय विस्तार है 68.7 से लेकर 97.25 तक है। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6.4 है, ये गलत है, मुख्य स्थल खंड है। मुख्य स्थल खंड नहीं रहता तो सही होता, 6.4 नहीं 8.4 है दोस्तों। कितना है, 8.4 है। उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, ये सही है 37.6, परंतु 6.4 नहीं 8.4 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में एक क्या है, नेक्स्ट में ध्यान देखें, किस वर्ष भारतीय शासन पर अंग्रेजी हुकूमत शुरू हुई। तो किस वर्ष हुई थी अंग्रेजी हुकूमत भारतीय शासन पर, तो अंग्रेजी हुकूमत भारतीय शासन पर शुरू हुई थी वर्ष 56 में। कब, वर्ष 1958 में। 56 से 62 तक चली थी अंग्रेजी हुकूमत था। तो कब शुरू हुआ था, 56 में, 58 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, 58 में। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 से 62 ईस्वी को सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और 1857 में ईस्वी का विद्रोह, इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार है। और अंतर्गत 1858 में भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे अंग्रेजी हुकूमत में नियंत्रित में ले लिया गया था। तो अंग्रेजी हुकूमत में 1858 के ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें यदि देखें 33 नंबर प्रश्न को, 133, किसी भी स्वतंत्र रूप से निलंबित वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। किसी भी स्वतंत्र रूप से निलंबित वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या कहा जाता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होता है वो सीधे निलंबन के बिंदु के नीचे होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या होता है, वो सीधे निलंबन के बिंदु के नीचे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है बिहार में 1857 की क्रांति से शुरू हुआ था। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो बिहार के देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1857 के क्रांति जो था 7 से 12 जून 1857 को देवघर जिला यानी वर्तमान झारखंड में
के रोहिणी नामक गांव से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट के चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है दोस्तों वो कितना है, ये देखें तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास आपको कितना नजर आता है, 12,756 है। पृथ्वी का विषुवतीय एवं भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो 12,756, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और ध्रुवीय व्यास यदि देखें पृथ्वी का कितना है, तो 12,714 है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हस्ताक्षर किए थे लखनऊ समझौते पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और इसमें यह समझौता भारत के राष्ट्रीय एकता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ा कदम था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। त्रिपुरा में कुल संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। त्रिपुरा में कुल कितना संसदीय क्षेत्र है, ये देखिए त्रिपुरा में कुल कितना, तो एक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है राज्यसभा में, जिसका अर्थ है राज्यों की परिषद। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं। तो कौन से वेद में जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं, तो अथर्ववेद में जादुई सूत्रों के आकर्षण एवं मंत्र दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 142 में। इसमें क्या है कि किसान आंदोलन और उन स्थानों को सुमेलित करे जहां वे हुई है। तो यदि हम देखें दक्कन दंगा कहाँ हुई है, तो दक्कन दंगा देखेंगे तो 1875 ईस्वी में किस क्षेत्र में। तो हमसे इस प्रश्न पूछा है इसमें कि कौन सा सही सुमेलन है। ठीक है, तो दक्कन दंगा है किस क्षेत्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ है। ये बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र क्षेत्र में दक्कन दंगा हुआ है दोस्तों। और कब हुआ है, तो 1875 ईस्वी में। 1875 में दक्कन दंगे हुए, जो किसान आंदोलन है, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ है। मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह, वो कब हुआ है, मालाबार या मोपला, ये आपको सन 1921 में केरल के विशाखापत्तनम आंदोलन में विस्तृत हुआ है मालाबार विद्रोह। तो कहाँ हुआ, ये केरल में हुआ है। केरल में हुआ मालाबार विद्रोह। रंगपुर विद्रोह देखें हम दोस्तों, तो रंगपुर विद्रोह आपको कहाँ है, तो बंगाल में हुआ है रंगपुर विद्रोह। और रंगपुर विद्रोह है जो 1883 में बंगाल के रंगपुर जिले में हुआ है। ठीक है, कब, 1883 में इसमें हुआ है। ठीक है, और एक्का विद्रोह अवध में हुआ है दोस्तों, सॉरी एक्का विद्रोह कहाँ हुआ, हाँ ठीक है, अवध में हुआ एक्का विद्रोह। तो ये क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी। नेक्स्ट हो जाते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में है 1, इसमें आंसर कहाँ है, 145 में मिन्हाज सिराज के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। किसके शासन के दौरान मिन्हाज सिराज थे, जो इतिहासकार थे, जो किसके शासनकाल के दौरान, तो गुलाम वंश के शासनकाल के दौरान मिन्हाज सिराज थे, जो एक इतिहासकार। और गुलाम वंश कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश सुल्तान इल्तुतमिश के समय मिन्हाज सिराज थे, सुल्तान इल्तुतमिश के समय। और मिन्हाज सिराज इल्तुतमिश के समय थे और अधीन ग्वालियर के काजी के रूप में सेवा की थी। 13वीं शताब्दी का फारसी इतिहासकार था। उन्होंने नासरुद्दीन कुवाचा और कौन था, नासरुद्दीन कुवाचा के अधीन एक मदरसे में शिक्षक के रूप में काम किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा सही आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान मिन्हाज सिराज का शासनकाल किसके दौरान था, इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख, तो सबसे महिला प्रमुख कौन है, यदि ये देखें तो वह है शेख हसीना। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख है शेख हसीना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा है, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसकी आत्मकथा है। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये आत्मकथा है भगत सिंह, सरदार भगत सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल लिखा गया एक निबंधन है। सिंह ने अपने निलंबन में उल्लेख किया है कि उनके कुछ मित्रों ने कहा था कि दिल्ली, बम्बाई और लाहौर षड्यंत्र ने उन्हें प्रसिद्ध के लिए गोली मार दी थी और यह प्रसिद्धि भगवान में उनके विश्वास को बाधित कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने ये लिखा था कि मैं नास्तिक कौन हूँ, तो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है ये इस चैप्टर का। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों, और वो भी सीरियल वाइज है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ला सकूँ। और कुछ दिन वीडियो स्टॉप हो गया दोस्तों, मैं नहीं ला पाया था, थोड़ा ऑफिस में ज़्यादा काम रहने के कारण मैं नहीं ला पाया था दोस्तों, इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा और कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग इसका लाभ उठाएं दोस्तों। तो देखिए लास्ट प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। इनमें से सभी का सभी आंसर सही होगा। इंदिरा पॉइंट को पार्सियन पॉइंट भी कहते हैं, लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं और पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।